So our today's topic will be the liquid state. इससे पहले हमने gaseous state complete किया हुआ है. So in this liquid state we are going to study. इसमें हम पढ़ेंगे liquid state के लिए molecular theory, kinetic molecular theory. Similarly then properties of liquid में हम देखेंगे evaporation, vaporization, surface tension. So let's start. ये जो liquid state है, this is the intermediate state between the solid and the gaseous state. So you already know लिक्विड स्टेट वो होता है जिसका डेफिनेट शेप नहीं होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बिकॉज लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. तो लिक्विड स्टेट के लिए जैसे गैस के लिए हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, वैसे लिक्विड स्टेट के लिए लिक्विड्स के लिए भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई. सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड स्टेट जो होता है, एनी लिक्विड कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. जैसे गैस भी किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का, वैसे लिक्विड इज आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो दिस विल बी द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड्स. मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी लिक्विड जो होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between these liquid molecules it is greater as compared to that of gaseous state. तो आप लिखेंगे that intermolecular force is stronger as compared to gas, as compared to gas. तो यहाँ पे जो molecules के दरमियान intermolecular force of attraction होता है वो ज़्यादा होता है गैस से, तभी molecules जो है they are very close and they are in a liquid state. एंड लिक्विड जो है इसके मॉलिक्यूल्स जो है दे आर वेरी क्लोज एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट. सो तीसरा पोस्टुलेट इसका यही है दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और कंपैरेटिवली वेरी क्लोज एज कंपेयर टू गैस. एज कम्पेयर टू गैस. देखो गैस में हमने देखा दैट मॉलिक्यूल्स आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर नॉट टू मच अपार्ट, दे आर क्लोज टू ईच अदर. तभी तो लिक्विड जो है इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सो अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दिखाएंगे बाय दीज हार्ड सेफियर्स, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड. सो अगर हम कंपेयर करेंगे गैस के साथ तो पैकिंग क्लोज होती है एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट. नेक्स्ट पोस्टुलेट जो ये बता रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड्स दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. तो यहाँ पे भी जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर इन रैंडम कंटिन्यूस रैंडम मोशन, तो यहाँ पे भी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड दे आर इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन. So because of these motions, liquids have the tendency to flow. Liquids show fluidity because of this property. And the last fifth one postulate of this kinetic molecular theory for liquids, that is the average kinetic energy of liquid molecules. Average kinetic energy of liquid molecules, it is directly proportional to the absolute temperature. तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे सो व्हाट विल हैपन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इट विल आल्सो इंक्रीज. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड्स. तो यहाँ पे हमें समझ में ये आया दैट लिक्विड जो है इसमें पैकिंग क्लोज एज कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट. नाउ बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन tell the various properties of liquids. जैसे नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी liquids have definite volume. इनके पास definite volume है because of this much close packing as compared to the gas. पर इनके पास definite shape नहीं होता है. इनके पास definite shape नहीं होता है because molecules इतने भी ज़्यादा close नहीं है जैसे solid में है. Solids therefore definitely have definite shape as well as definite volume. पर ये जो लिक्विड्स है इनके पास डेफिनेट शेप नहीं है बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड दे आर फॉर अपार्ट एज कंपेयर टू द सॉलिड. सो दैट्स वाई लिक्विड शो फ्लूइडिटी. और यहाँ पे इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है, दे अटेन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे डेंसिटी की, तो लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द गैस, एज कम्पेयर टू द बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर फार अपार्ट, बट इन केस ऑफ लिक्विड दे आर क्लोज टू ईच अदर comparatively, so therefore their density is greater as compared to the gaseous state. अब अगर हम बात करेंगे compressibility की, तो gases are very much less compressible. इनको हम ज़्यादा compress नहीं कर सकते हैं. Why? Because ये तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स क्लोज है. अब अगर ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ही कंप्रेस होते हैं. सो हम तभी कहते हैं दैट लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फ्लूइडिटी की, गैसेज, हाँ फ्लूइडिटी तो ये दिखाते हैं, लिक्विड शो fluidity, they easily flow because the molecules of liquid they possess two types of motion, one is the vibratory and another is the translatory motion. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. सो अगर हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, गैसेज शो डिफ्यूजन, लिक्विड्स आल्सो शो डिफ्यूजन, पर लिक्विड्स जो है इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट्स वेरी लेस. वो आप कहाँ से देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग टू, अगर हम दो जार लेंगे, लेट्स से एक जार के अंदर गैस है और सेकंड जार के अंदर आप ले रहे हो लिक्विड, और उसके बाद इफ़ यू विल पुट 1 ड्रॉप ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, यहाँ पे भी 1 ड्रॉप ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट ये जो जार है जिसमें गैस है इसका कलर जल्दी पूरा चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, बिकॉज गैस के जो यहाँ पे ये जो ब्रोमीन लिक्विड है इसके वेपर जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं गैस के अंदर. सो गैसेज शो मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन. पर लिक्विड यहाँ पे जब आप देखेंगे ये जो ब्रोमीन लिक्विड है इसके वेपर्स टाइम लगाते हैं इस पूरे लिक्विड को कलर चेंज करने के लिए. सो इसी से पता चल जाता है दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड. नाउ नेक्स्ट important property of liquid, physical property which we are going to see, that is the evaporation. So liquids जो है they show evaporation. Whenever we have liquid in an open container, then what happens is the molecules of liquid they get evaporated, they get vaporized. यहाँ पे water के जो molecules है, actually those molecules which are at the surface, इनके पास energy ज़्यादा होती है, kinetic energy, और जिन molecules के पास kinetic energy ज़्यादा होती है तो वो ईजिली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपराइज हो सकते हैं. सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर और एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. सो इवापोरेशन यू विल राइट इट इज सिंपली द प्रोसेस इन विच liquid gets converted into vapors at a given temperature or at a room temperature. तो ये जो evaporation है आप याद रखेंगे that it is a surface phenomena. surface phenomena का क्या मतलब होता है? that कि surface के ही molecules जो है वो evaporate होते हैं and it is a natural phenomena. और यहाँ पे आप याद रखेंगे इसकी जो rate होती है, rate of evaporation it is slow. और यहाँ पे सिर्फ सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इवापोरेट होते हैं. एंड दिस इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. ये किसी भी टेम्परेचर पे खुद नेचुरल प्रोसेस है. जैसे कहीं पे भी वाटर होगा, रिवर के अंदर, ओशंस के अंदर, यू सी दैट द वाटर इट गेट्स इवापोरेटेड ऑन इट्स ओन. सो दिस इज़ इवापोरेशन. अब यहाँ पे ये जो इवापोरेशन है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट इवापोरेशन? तो आप लिखेंगे that factors affecting evaporation. Number first factor जो है that is the nature of liquid. So that is the nature of liquid. Nature of liquid. जैसे अगर हमारे पास है, so let's say we are having ether and we are having water. ये दो liquids है हमारे पास. तो इनमें से rate of evaporation जो है
वो ज़्यादा होता है ईथर का। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ईथर में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू द ईथर। सो दैट्स वाई ईथर जो है इसका इवापोरेशन का रेट जो है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड जिस पे इवापोरेशन डिपेंड करेगा। तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज़ द टेम्परेचर। तो सिंपल सी बात है दैट इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सो व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इवापोरेशन विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो जैसे हमने देखा वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। सो बिकॉज ऑफ दिस ये मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। सो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नाउ द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स इवापोरेशन दैट इज़ द सरफेस एरिया। सो इट इज़ ए सरफेस फिनोमेना। अभी हमने देखा कि सरफेस फिनोमेना है ये इवापोरेशन, तो सरफेस जितना ज़्यादा होगा तो उतने मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस, तो वो ज़्यादा वेपराइज हो जाएंगे। सो दैट मीन्स मोर एंड मोर वेपर्स विल गेट फॉर्मर, तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सो मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवापोरेशन। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच अफेक्ट इवापोरेशन। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज़ द हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन। Enthalpy of evaporation. So what do you understand by the enthalpy of evaporation? So that is simply amount of heat. Enthalpy of evaporation का मतलब होता है amount of heat required to convert a given mass of liquid into vapors. That is called the enthalpy of evaporation. So it is simply amount of heat, हमें कितनी हीट एनर्जी लगेगी एक गिवन मास ऑफ लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? वेपर्स में। सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a constant temperature, that's called enthalpy of evaporation. अब अगर हमारे पास एक मोल लिक्विड है और उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू वेपर्स, तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी लगेगी? दैट्स कॉल्ड द मोलर एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन। सो व्हाट इज़ द मोलर एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन? तो इसमें आप लिखेंगे दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट energy required to vaporize 1 mole of liquid into vapors at a constant temperature. So उसको हम बताएंगे molar enthalpy of evaporation. So that's called the molar enthalpy of evaporation. Now next जो यहाँ पे आप याद रखेंगे that is next property of liquid, very important, that is the vapor pressure. तो अभी तक आपने देखा दैट कि अगर लिक्विड एक ओपन कंटेनर में है, सो दैट स्टार्ट्स वहाँ पे क्या होता है? इवापोरेशन होता है। और एक बात यहाँ पे और आप ऐड करेंगे दैट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन व्हाट हैपन्स? कूलिंग टेक्स प्लेस। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा दैट इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वेन एवर वी हैव मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर में, और चले गए इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो आपके पास लिक्विड बचा, उनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा थे वो तो वेपराइज हो गए। तो दैट मीन्स द लिक्विड विच वी आर नाउ हैविंग आफ्टर इवापोरेशन, उनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होगा, बिकॉज टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
So now let's see what is vapor pressure. So now यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, that we will take liquid in a closed container. अगर हमारे पास let's say this is a closed container और इसके अंदर हमारे पास liquid है और यहाँ पे इसको हम let's say we are giving some heat energy, तो क्या होगा यहाँ पे, it will start vaporizing, है ना, यहाँ पे vapors बनने शुरू होंगे. So now यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे a manometer. So what is a manometer? You already know that any device which is used to measure the pressure of a gas. Already हमने ये पढ़ा है manometer and barometer. Barometer is used to measure the atmospheric pressure and manometer is used to measure the pressure of a gas. So this is your open limb manometer. तो इसके अंदर होता क्या है, सिंपली मरकरी होता है और ये भी हमने पढ़ा है that why mercury is used as a manometric liquid. It is because of very high density and because of non-volatile nature. तो अब मुझे बताओ ये जो वेपर यहाँ पे बने, तो इस प्रोसेस को बताएंगे वेपराइजेशन. तो वेपर क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गैस. तो वेपर्स विल कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर. प्रेशर की वजह से यहाँ पे आपका मैनोमीटर क्या दिखाएगा, प्रेशर दिखाएगा. सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस, दैट इज़ द pressure exerted by these vapors. So let's represent the height by h. पर यहाँ पे ऐसा होगा कि पहले रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन है ना ज़्यादा होगा, पर उसके बाद ये वेसल कंटेनर जो है इट्स क्लोज, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स बाहर जा ही नहीं सकते हैं. सो दे विल कोलाइड विद ईच अदर. तो मोशंस की वजह से ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और जब वो वापस आ जाएंगे और सरफेस के साथ टकराएंगे तो दे विल गेट बैक अगेन कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट. तो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे वापस आ जाएंगे. तो इस प्रोसेस को हम क्या बताते हैं, कंडेंसेशन. दैट मीन्स वेपर्स दे गेट कंडेंसड, दे गेट बैक कन्वर्टेड टू द वाटर ड्रॉपलेट्स. तो अब यहाँ पे एक टेम्परेचर पे ऐसा होगा दैट रेट ऑफ इवापोरेशन इट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम. और ये जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हमने ये सीखा है कल के लेक्चर में. तो अगर आपने वो अभी नहीं देखा है, इक्विलिब्रियम यूनिट का एक लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन. सो रेट ऑफ इवापोरेशन इट विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो पर यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है इट इज़ डायनामिक. डायनामिक क्या मतलब क्या होता है कि जितने वेपर्स यहाँ से बन रहे हैं फ्रॉम दिस लिक्विड, उतने ही वेपर बैक कन्वर्ट होता है इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, इनटू द लिक्विड स्टेट. सो रेट ऑफ evaporation is equal to the rate of condensation. This represents the dynamic equilibrium. अब इस equilibrium पे यहाँ पे कितना प्रेशर ये शो करेगा मैनोमीटर, that is called the vapor pressure. That is called the vapor pressure. So what is vapor pressure? It is defined as pressure exerted by vapors. Pressure exerted by vapors which are in equilibrium, which are in equilibrium with liquid. ठीक है ना. So it is the pressure exerted by the vapors which are in equilibrium with the liquid. जो कि इसमें जो equilibrium में है किसके साथ, लिक्विड के साथ, because now the rate of evaporation it is equal to the rate of condensation. So at that time the pressure is called vapor pressure. तो ये important है that vapor pressure जो हम measure करते हैं it is measured at equilibrium stage. Why? Because देखो अगर equilibrium अभी maintain नहीं हुआ है और यहाँ से आप pressure देख रहे हैं, that is not the vapor pressure, that is the pressure exerted by vapors, पर वो variable है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बताओ पहले वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं तो प्रेशर यहाँ से ज़्यादा होगा. अब यहाँ से कुछ वेपर्स वापस कन्वर्ट हो रहे हैं
लिक्विड में कंडेंसेशन की वजह से, तो यहाँ से प्रेशर ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सो ये इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, पर एक टेम्परेचर पे एक टाइम ऐसा आ जाएगा दैट दिस विल रिमेन हियर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो उस वक्त कितना प्रेशर होगा जब ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ द वेपर प्रेशर। सो इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स विच आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सरफेस। तो ये वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे आप इन रेट्स को दिखा सकते हैं ग्राफिकली। सो जस्ट लाइक दिस, पहले रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेट वर्सेस टाइम, है ना, रेट वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहले मुझे बताओ क्या है, इवोपरेशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे कम और फाइनली इक्विलिब्रियम। और यहाँ से हम दिखाएंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो ये जो करो है अबव वन, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ इवोपरेशन, और ये जो करो है इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ कंडेंसेशन। देखो पहले क्या होगा, लिक्विड जो आपका कंटेनर के अंदर है वो वेपराइज होगा, तो इवोपरेशन विल टेक प्लेस। इवोपरेशन में रेट क्या है, पहले मतलब ज़्यादा है, पहले वेपर बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो धीरे धीरे वेपर बनना कम हो जाएंगे क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, वेसल कंटेनर इज़ क्लोजर, तो वेपर आपस में टकरा के अब वो कंडेंस होने लगेंगे, तो कंडेंसेशन की रेट अब बढ़ जाएगी। यहाँ से इनिशियल है ना, पहले तो कंडेंसेशन होते ही नहीं है क्योंकि पहले वेपर थे ही नहीं, तो दैट मीन्स कंडेंसेशन की जो रेट थी दैट वाज ज़ीरो इनिशियली। तो अब जब वेपर बहुत सारे बने, अब वही वेपर कंडेंस होने लगे, तो कंडेंसेशन की रेट बढ़ने लगेगी। सो आफ्टर सम टाइम the rate of evaporation and rate of condensation it will become equal and that represents the equilibrium। और उस equilibrium state पे जो आप pressure measure करेंगे with the help of manometer, that's called the vapor, that's called the vapor pressure। तो that's why इसको हम कहते हैं dynamic vapor pressure, क्योंकि इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनामिक। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ वेपर फिर से वापस कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू वाटर ड्रॉपलेट इनटू द लिक्विड स्टेट। सो दैट्स वाई इक्विलिब्रियम इज़ नॉट नेवर स्टैटिक, इट इज़ ऑलवेज डायनामिक, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो। तो ये है डायनामिक वेपर प्रेशर और इट्स ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। इसको हम कहते हैं डायनामिक वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब ये जो वेपर प्रेशर है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, है ना। नाउ लेट्स सी द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। तो पहला जो फैक्टर है वो हम देखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर जो है पहला फैक्टर, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो क्या बताया मैंने, पहला जो फैक्टर है दैट इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड। जैसे हमने देखा इवोपरेशन में दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे भी इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। सो जैसे यहाँ पे यू कैन सी ग्राफिकली हियर हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स हैं जिनका वेपर प्रेशर दिखाया गया है विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। सो वी आर हैविंग वाटर लिक्विड, वी आर हैविंग इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जिसको आप कहते हैं, सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड इट्स आल्सो लिक्विड, डाई इथाइल ईथर इट्स आल्सो लिक्विड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर है पहले यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़ीरो है ना, और जो है हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज़। ये हम दूसरा फैक्टर देखेंगे टेम्परेचर का कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। पर अभी मुझे बताओ टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, कोई भी टेम्परेचर आप ले सकते हैं। लेट्स से ओके यहाँ पे आप देख लो दैट एट टेम्परेचर, लेट्स से कोई भी टेम्परेचर आप ले सकते हैं, 273 है, 293, 313, ओके लेट्स से वी आर हैविंग 313। सो एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना, सो दिस मच लेट्स से 50 और 60, और सिमिलरली द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल ये ज़्यादा है इससे, तभी तो करो अबो है, और इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। सो वेपर प्रेशर
इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? तो सिंपली आप याद रखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो जल्दी वेपर में चले जाएंगे, वो इजीली वेपराइज हो सकता है वो लिक्विड, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सरफेस एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, यहाँ से वेपर प्रेशर से हम बता सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल। जैसे डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इनमें सबसे ज़्यादा है ना। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम वेपर प्रेशर किसका है? वाटर का। और इससे ज़्यादा किसका है? इथेनॉल का, अल्कोहल, दैट्स इथाइल अल्कोहल। और इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इससे ज़्यादा किसका है? डाई इथाइल ईथर, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ETO एंड ET। ET स्टैंड्स फॉर इथाइल। और इथाइल कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल सिंपली मीन्स CH3 एंड CH2। दिस ग्रुप इज़ योर इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या मतलब, क्या समझ में आया? दैट ये जो डाईइथाइल ईथर है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तभी तो मॉलिक्यूल्स इजीली इसके वेपराइज हो जाएंगे। एंड इन केस ऑफ वाटर यू ऑलरेडी नो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो जल्दी इसको वेपराइज होने नहीं देंगे। सो वेपर प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। सो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। सो जैसे अगर मैं बताऊंगा आपको, अगर हमारे पास है, ओके यही लेते हैं, वाटर है, लेट्स से अल्कोहल है हमारे पास CH3OH, एंड सिमिलरली लेट्स से वी आर हैविंग कीटोन है हमारे पास, एसीटोन है हमारे पास, ओके लेट्स से वी आर हैविंग द ईथर। तो क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वाटर का सबसे कम वेपर प्रेशर और सबसे ज़्यादा ईथर है ना, जो यहाँ पे भी हमने देख लिया। और अल्कोहल का जो है वाटर से ज़्यादा और इससे ज़्यादा एसीटोन का। लेट्स सी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अल्कोहल में और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में? वाटर में। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ पॉसिबल इन वाटर। और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द अल्कोहल। अब अल्कोहल और एसीटोन को कंपेयर कर दो। एसीटोन में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है बट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट मीन्स डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो दैट मीन्स ये वेपर ज़्यादा बनाएगा। अब इथर में भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है बट दैट इज़ वीक एज़ कम्पेयर टू द एसीटोन, बिकॉज एसीटोन इज़ मोर पोलर एज़ कम्पेयर टू द इथर। तो यहाँ पे आप खुद फिर बता सकते हैं दैट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होगा तो तब वेपर ज़्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सो मोर द वेपर्स मोर विल बी द वेपर प्रेशर। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड इज़ सिंपली टेम्परेचर। सेकेंड इज़ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैंने अभी बताया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले टेम्परेचर 273 था, तो ये जो कर्व है इसके साथ है ना, एक्स एक्सिस के साथ। और टेम्परेचर जब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू कैन सी दैट कर्व जो है इट राइजेज। तो राइज होने का मतलब ही है दैट वेपर प्रेशर हियर इंक्रीजेज। तो हर एक में, जैसे वाटर में भी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, इन अल्कोहल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, सिमिलरली इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, similarly in diethyl ether. So in all the liquids by increasing temperature vapor pressure increase. Why? Because by increasing temperature what will happen? The average kinetic energy of molecules will increase. तो average kinetic energy जब molecules की increase होगी
तब क्या होगा, मॉलिक्यूल ईजिली वेपराइज होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो वेपर जब ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द सेकंड फैक्टर। ये आप याद रखेंगे, फैक्टर्स विच अफेक्ट vapor pressure. So number first factor is the nature of liquid, another is the temperature. तो ये था वेपर प्रेशर। नाउ अब क्या होगा दैट अगर हमारे पास कंटेनर जो है दैट्स क्लोज्ड है ना, अभी भी हमने देखा, तो यहाँ पे ऐसा होता है दैट देयर वी सी द वेपर प्रेशर। जो लिक्विड आपके पास है it will start to get vaporized on increasing the temperature, ठीक है। पर मुझे बताओ, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर्स भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना, वेपर भी ज़्यादा बनेंगे। पर अगर इसी कंटेनर को हम लेंगे ओपन, सो व्हाट विल हैपन, अगर इसी कंटेनर को हम लेंगे ओपन कंटेनर, तो ये जो वेपर्स है दे विल move into the atmosphere. Now the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, or we can say atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure, that's called the boiling temperature. या boiling point simply is known as boiling temperature या boiling point. So what is boiling point? It is the temperature at which what happens, vapor pressure of liquid it becomes equal to the atmospheric pressure. So you know that, जैसे आपको पता है 1 atmospheric pressure है ना, कितना होता है 76 सेंटीमीटर, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इसी यूनिट के स्टार्ट में, या we can write it as 760 mmHg, मिलीमीटर मर्करी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेपर प्रेशर आपको दिखाया गया है इट इज़ इन mmHg। सो यहाँ पे प्रेशर आप देख सकते हैं इट इज़ 760, दैट इज़ दिस वन 760 mmHg, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, so at different temperatures vapor pressure is different, but at a particular temperature for a particular liquid vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, and that's called the boiling point. Now you remember here that at 1 atmospheric pressure boiling point is known as, so boiling point is known as normal boiling point। तब हम इसको क्या बताते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर कितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, और अगर इसको हम लेंगे 1 बार, सो एट 1 बार प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे आप याद रख सकते हैं दैट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, जैसे आपने अभी देखा। पर जो वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 99.6 डिग्री सेल्सियस और 372.6 केल्विन। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ लेस देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब ये कम क्यों है, बिकॉज एक बार कम होता है एक एटमॉस्फेयर से। ऑलरेडी हमने पढ़ा है दैट 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.01325 बार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, इसका वैल्यू बड़ा है एक बार से। तो दैट्स वाई एक बार का वैल्यू कम है एक एटमॉस्फेयर से, तो तभी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid it becomes equal to the external pressure, or we can say atmospheric pressure,
दैट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, सो व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो डिक्रीज़। जैसे आप कहाँ पे देखते हो, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। एट हाई ऑल्टीट्यूड यू ऑलरेडी नो दैट प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। एट हायर ऑल्टीट्यूड प्रेशर इज़ लेस, सो बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पे कम होता है। दैट मीन्स जो आपका वाटर यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 100 डिग्री पे बॉयल होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सो वही हिली एरियाज़ पे, हिली स्टेशंस पे, जैसे शिमला हिली एरिया है, तो वहाँ पे यही वाटर आपका बॉयल होगा 80 डिग्री पे या 90 डिग्री पे। तो दैट मीन्स with decrease in pressure boiling point also decreases। या हम इसका अपोजिट क्या बता सकते हैं, प्रेशर जितना एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे आप कहाँ पे देख सकते हैं ये, हाँ, हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पे क्या है, दैट मीन्स वाटर बॉयल इज एट अ लो टेम्परेचर। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का हम इसलिए यूज़ करते हैं, सो प्रेशर कुकर का नाम ही प्रेशर कुकर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बताओ मुझे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सो वाटर विल नाउ बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है कि ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसा फूड जो आपको पकाना होगा जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर वहाँ पे प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे, तो प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़। तो तब जो आपका फूड है या वेजिटेबल है वो जल्दी तैयार हो सकता है इन दिस प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। दैट्स वाई ये प्रेशर कुकर के अंदर ही इसकी एप्लीकेशन नहीं है, इसकी एप्लीकेशन है ऑल्सो इन हॉस्पिटल्स। वहाँ पे ड्यूरिंग सर्जरी के बाद जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। सो सर्जिकल apparatus जो भी है दे आर स्टरलाइज्ड, किस में, इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक ऐसा हीटिंग डिवाइस होता है जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है। तो बताओ, प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज़। तो जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो अगर कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया सर्जिकल इन अपैरेटस पे होगा तो वो किल हो जाएंगे एट वेरी हाई, एट हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर। सो दीज आर द एप्लीकेशंस कि अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बी मोर, बॉइलिंग पॉइंट भी तब ज़्यादा होगा। नाउ टेल मी, अब अगर आपके पास क्लोज्ड कंटेनर है तब आप बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे नहीं देख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि लिक्विड जो आपका है क्लोज्ड कंटेनर में है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इट विल नॉट बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे तो वो ये क्लोज्ड है। तो पहले जब यहाँ पे क्या बनेंगे, वेपर्स, तो ये वेपर्स फिर से कंडेंस होके बैक कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द लिक्विड, दैट्स कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। सो बॉइलिंग इज नेवर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है ना, यहाँ पे हम बॉइलिंग नहीं देख सकते। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, पहले लिक्विड जो वाटर है, लेट्स से वाटर इज़ आवर लिक्विड हियर, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और इन वेपर्स की डेंसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे आप ये जो बाउंड्री है इट इज़ क्लियरली विजिबल, ठीक है ना, बाउंड्री इज़ क्लियरली विजिबल। पर अब जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, दे विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, है ना। तो एक स्टेज, एक टेम्परेचर ऐसा आता है दैट देयर रिमेन्स नो बाउंड्री, है ना, अब कोई भी बाउंड्री आपको नहीं दिखेगा, ये पूरा आपको जैसे एक पूरा, हाँ, क्या दिखेगा, एज ए फ्लूइड, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने वहाँ पे बताया था, इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वेपर्स की डेंसिटी और इस लिक्विड की डेंसिटी सेम होती है। सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर you will note down that density of vapors and liquid is same, डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। सो यहाँ पे अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस, एंड सच मिक्सचर इज कॉल्ड द फ्लूइड,
तब हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, फ्लूइड। सो फ्लूइड मीन्स जब एक ऐसा टेम्परेचर होगा व्हेन द डेंसिटी ऑफ द वेपर एंड दैट ऑफ द लिक्विड इट इज़ सेम, सो दैट इज़ एट दैट टाइम वी यूज़ द टर्म फ्लूइड। तो ये आप याद रखेंगे दैट बॉइलिंग को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन ए क्लोज्ड कंटेनर। नाउ ये जो बॉइलिंग होता है इस बॉइलिंग और इवॉपरेशन में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो आपने पहले देखा इवॉपरेशन, सो इवॉपरेशन इज़ ए सरफेस फिनोमेना, पर बॉइलिंग जो है ये आप याद रखेंगे ये सरफेस पे भी होता है, बल्क में भी, सो इट इज़ ए बल्क फिनोमेना। आपने देखा होगा दैट जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो पहले सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वेपराइज, बट एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 373 केल्विन। इस टेम्परेचर पे आपने देखा होगा कि जो कंटेनर है, बीकर है, उसके बॉटम से बबल्स राइज होते हैं एट द टॉप। तो दैट मीन्स अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर है, इंटीरियर में है, वो भी वेपराइज होना स्टार्ट होते हैं। तो दैट इज़ बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमेना। और ये कब होता है, इट ऑकर्स ओनली at a particular temperature known as, उसको हम बताते हैं boiling point. That particular temperature is known as, जैसे boiling point of water is 373 Kelvin and that for diethyl ether it is 308 Kelvin. तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, पर इवापोरेशन हमने देखा दैट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन होता है। और थर्ड डिफरेंस आप याद रखेंगे दैट इवापोरेशन की जो रेट होती है दैट स्लो, पर यहाँ पे इसकी जो रेट है, रेट इज़ फास्ट। सो बॉइलिंग ऑकर्स एट ए फास्ट रेट एज कम्पेयर टू द इवापोरेशन। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इसके साथ जो इवापोरेशन है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।